हेलो छात्रों मित्रों, आप सबको नमस्कार। आई एम महिपाल सर। देखो प्यारे छात्रों, आज हम स्टार्ट करते हैं फिजिक्स के MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो आपके लिए बोर्ड परीक्षा के लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं, बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो आप सभी जो है इनकी अच्छे से तैयारी करें। आओ वीडियो शुरू करते हैं। अपने सभी प्रकार के फिजिक्स के MCQ आप याद करें। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। देखो हमें बताना कौन सा सही नहीं है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगे है, ये तो सत्य है। प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है, ये भी सत्य है। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, ये भी सत्य है। प्रकाश अनुदैर्ध्य तरंग है, ये सत्य नहीं है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 2, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। देखो इस प्रश्न को जो है आप पक्का याद कर लें। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ नंबर 3, समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। आवर्धन, आवर्धन का मतलब होता है किसी भी दर्पण के द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब और वस्तु के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। जैसे ही आपके पास कोई समतल दर्पण दिया हुआ है, ये समतल दर्पण दिया हुआ है, इसकी एक साइड पॉलिश है, तो अगर वस्तु यहाँ पर रखी तो प्रतिबिंब भी इतनी दूरी पर बनता है, अर्थात प्रतिबिंब का अनुपात और वस्तु का अनुपात होता है 1/1। तो इसलिए इसका आवर्धन कितना होता है, 1 होता है। तो इस बात को आप याद रखना, समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसका आवर्धन 1 होता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने किंतु दूर रखने पर उल्टा प्रतिबिंब बनता है, तो वह दर्पण कैसा होगा। देखो पास रखने पर सीधा बनता है और दूर रखने पर उल्टा बनता है, तो ऐसी परिस्थिति होती है अवतल दर्पण में। तो हमारा ऑप्शन हो गया बी। नेक्स्ट देखिए नंबर 5, किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी सीधा प्रतिबिंब बनता है, वस्तु की स्थिति क्या होगी। जब आभासी और सीधा प्रतिबिंब किसी अवतल दर्पण के द्वारा बनता है, तो प्यारे छात्रों ऐसी स्थिति में दर्पण जो है, वस्तु जो है ध्रुव और फोकस के बीच रखी जाती है, जिसका प्रतिबिंब सीधा और आभासी बनता है। तो इसका हमारा ऑप्शन हो गया ए, ध्रुव व फोकस के बीच। प्रश्न नंबर 6 दिया हमारे पास, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया, वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। देखो ये प्रश्न जो है अभी हमने पढ़ा था, पीछे हमने अभी पढ़ा था प्रश्न। वो स्थिति है कि वस्तु कहाँ होनी चाहिए, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो गया। अब देखिए नेक्स्ट, किसी 10 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 20 सेमी की दूरी पर एक वस्तु रखी है, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। देखो फोकस दूरी है 10 सेमी और वस्तु रखी 20 सेमी की दूरी पर, यानी कि आप अंदाजा लगाओ कि फोकस दूरी जो है, यानी कि वस्तु जो है फोकस दूरी के दुगने पर रखी। दुगना होता है वक्रता केंद्र। अब हमारे पास कंडीशन है, जो वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया, डी सही है, दर्पण के वक्रता केंद्र पर ही प्रतिबिंब बनेगा। तो आपको जो है जो दूरी दी हुई है, इन दूरी से आप पहचान करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेमी है, इसकी फोकस दूरी होगी। देखो वक्रता त्रिज्या जो है फोकस दूरी की दुगनी हो, तो फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या की आधी हो जाएगी। अर्थात सूत्र हमारे पास है F बराबर R/2। तो ये 20 है, 20/2 तो कैसा हो गया 10, लेकिन कैसा होगा 10 माइनस का हो गया, क्योंकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस की होती है, तो माइनस का 10, ऑप्शन बी सही हो गया इसका। देखिए नेक्स्ट दिया हमारे पास, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जिसकी त्रिज्या 32 सेमी है। अब वक्रता त्रिज्या 32 सेमी है, तो फोकस दूरी वही है, उसकी आधी हो जाएगी। 32 का आधा 16 सेमी, ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना चिन्ह भी हमारा प्लस का होना चाहिए, क्योंकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो गया, 16 सेमी। नेक्स्ट देखिए, किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है, इसे आप याद कर लीजिए।
दृष्टि क्षेत्र जो है अधिक होता है उत्तल दर्पण का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा कैसा बनता है, आभासी व सीधा बनता है, क्योंकि उत्तल दर्पण के सामने आप वस्तु को चाहे कहीं पर भी रख दो, प्रतिबिंब हमेशा आभासी और सीधा और वस्तु से छोटा ही बनता है। नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। तो दर्पण कैसा होगा, या तो समतल होगा या अथवा उत्तल होगा, क्योंकि सीधा और आभासी प्रतिबिंब जो है समतल दर्पण से बनता है या उत्तल दर्पण से बनता है। नेक्स्ट देखिए, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या बताओ। देखो क्वेश्चन जो है 2011, 12, 13, 14, 16, 19, 20 और 21 में लगातार पेपर में आया हुआ है, बड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फोकस दूरी 10 सेमी है तो वक्रता त्रिज्या कितनी होगी, फोकस दूरी के दुगने पर होती है, यानी कि R बराबर होता है 2F। तो ये हो गया 10 दूनी 20 सेमी, आपको ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपके पास, उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक, उल्टा एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को रखना चाहिए, कहाँ रखना चाहिए, लेंस के फोकस पर, या तो कहाँ रखना चाहिए, लेंस से F और 2F के बीच, क्योंकि ये उत्तल लेंस है। उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए हम वस्तु को F और 2F के बीच रखना होगा। नेक्स्ट दिया हुआ है, कांच का पतनांक अधिकतम होता है, किस रंग के लिए होता है, बैंगनी रंग के लिए। एक गोले दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या R में संबंध होता है। देखो ये प्रश्न कई बार आ लिया, बड़े इंपॉर्टेंट है, बराबर R/2। देखो कौन सा है, या R बराबर 2F, तो ये ऑप्शन आपका बी सही हो गया। नेक्स्ट देखिए, किसी आपतन कोण, यदि आपतन कोण I परावर्तन कोण R हो तब अपवर्तित किरण विचलित होगी, कितनी विचलित होती, I-R, तो ऑप्शन आपका ए सही है। नेक्स्ट देखिए, यदि दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है तो अपवर्तन कोण होगा, कितना होगा, 0। दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है तो अपवर्तन कोण का मान कितना होगा, 0 होगा। आप इसे याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, जल, मिट्टी, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी। तो इसमें केवल ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, मिट्टी। बाकी ये तीनों ऑप्शन जो है लेंस को बनाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेमी है। दर्पण तथा लेंस संभवतः कैसे होंगे, दोनों के दोनों अवतल होंगे, क्योंकि माइनस है दिया हुआ, तो इसलिए संभवतः कौन से होंगे, दोनों अवतल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी शब्दकोश डिक्शनरी में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप इनमें में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। देखो छोटे अक्षर पढ़ने के लिए हमें कैसा लेंस प्रयोग करना, 50 सेमी फोकस दूरी का एक अवतल लेंस। तो आप इसे याद करें, 50 सेमी फोकस दूरी का एक अवतल लेंस हम प्रयोग करेंगे डिक्शनरी के बहुत छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, किसी वस्तु तथा उसके प्रतिबिंब की लेंस के प्रकाशिक केंद्र से दूरी 10 सेमी और 30 सेमी है। वस्तु के प्रतिबिंब और वस्तु की लंबाई का अनुपात कितना होगा, 1 से कम। देखो इसमें निकाल लेते हैं। इसमें दिया हुआ है प्रकाशिक केंद्र से दूरी 10 सेमी है किसकी, वस्तु की, और प्रतिबिंब की दूरी कितनी है, 30 सेमी है। वस्तु के प्रतिबिंब और वस्तु की लंबाई का अनुपात कितना हो जाएगा, 1 से कम।
क्योंकि वो बैठेगा 10/3 यानी कि 1/3, जो 1 से कम हो जाएगा, 1 से छोटा हो जाएगा। क्योंकि प्रतिबिंब का अनुपात होता है, देखो प्रतिबिंब और वस्तु की लंबाई का अनुपात कहलाता है आवर्धन। m बराबर होता है v/u। तो v आपका कितना है, प्रतिबिंब की दूरी आपकी 30 है और u वस्तु की दूरी आपके पास 10 है। तो m बराबर हो जाएगा आपके पास v/u, तो हो जाएगा -30/10। तो इसलिए इसके ये जो है आपके पास आ गया -1 से कम आ गया, क्योंकि ये माइनस में मान आ गया आपका। नेक्स्ट दिया हुआ है, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखते हैं। प्रतिबिंब और वस्तु की समान दूरी है, समान अनुपात है, तो कहाँ रखते हैं, 2f पर, फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर रखते हैं। नेक्स्ट, यदि उत्तल लेंस के सामने वस्तु 2f पर रखी जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, 2f पर ही बनता है। तो 2f वाले का 2f पर ही बनता है, समान लंबाई का होता है। 1 मीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस की क्षमता होगी, कितनी होती है, 1d, क्योंकि क्षमता P बराबर होता है 1/f, ये मीटर में होता है। तो यहाँ 1 मीटर ही दिया हुआ है, इसलिए 1d हो जाएगी इसकी क्षमता P बराबर। नेक्स्ट हमारे पास 50 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। देखो 50 सेमी फोकस दूरी है, वही है P बराबर 1/f, ये आपके पास P बराबर 1/f, ये मीटर में होता है, तो हो जाएगा 100/50। तो 50 से कट गया आपका, आ गया 2, तो ये प्लस का 2 डायोप्टर आ गया। नेक्स्ट आपके पास दिया हुआ है, एक उत्तल लेंस की क्षमता 5d है, इसकी फोकस दूरी होगी, कितनी हो जाएगी, 20 सेमी हो जाएगी, क्योंकि वही है 5d, यानी कि 100/5, 5 से काट लो, 5 दूनी 10, 20, तो 20 सेमी आ गया। नेक्स्ट दिया हुआ है, -10d क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी होगी 100/10, जैसे भी अपने ऊपर कराए हो, तो यहाँ 10 आ जाएगा, 10 तो माइनस का 10 सेमी आ जाएगा, क्योंकि लेंस कैसा हो जाएगा, यूँ माइनस का चिन्ह दिया हुआ है, तो -10 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। ऐसे क्वेश्चनों को बहुत अच्छे तरीके से याद करें। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्त होगी। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्या आवश्यक शर्त है, प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए, ये इसकी शर्त है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का मतलब है कि प्रकाश की किरण का जिस माध्यम में चलती है उसी माध्यम में पूर्ण रूप से वापस लौटना, लेकिन उसके लिए शर्त क्या है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश की किरण जानी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हैं, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, तो दर्पण कैसा होगा, या तो समतल होगा या वो उत्तल होगा। एक लेंस की क्षमता 1d है, तो उसकी फोकस दूरी कितनी आ जाएगी, 100 सेमी, क्योंकि क्षमता P बराबर होता है 1/f, जो मीटर में मापी जाती है। अभी हमने पिछले प्रश्न में बताया था, तो ये हो जाएगा सीधा 100 सेमी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का सीधा व बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए उसे रखना होगा। देखो, अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए, ये प्रश्न हमारे पीछे आ लिया, कहाँ रखते हैं उसको, दर्पण के ध्रुव और उसके फोकस बिंदु के बीच में रखते हैं, तभी वो सीधा, बड़ा और आभासी प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अनंत व उत्तल दर्पण के ध्रुव P के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ और किस प्रकृति का होगा। अनंत और दर्पण के ध्रुव P के बीच, तो कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे P व F के बीच आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो उत्तल दर्पण के सामने आप वस्तु को चाहे कहीं पर भी रख दो, वस्तु का प्रतिबिंब जो है P और F के बीच आभासी और सीधा ही बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, तो कांच जिसका अपर्तनांक 1.5 है में प्रकाश की चाल होगी। देखो, ऐसे प्रश्न जो है बड़े मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। ऐसे प्रश्न 1 नंबर न्यूमेरिकल में पूछ ले जा,
इसमें दिया हुआ है आपके पास, ये सूत्र आपके पास है दिया हुआ, n बराबर होता है C1 बटे C2। C1 क्या है, निर्वात प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। अब इसमें n का मान दिया हुआ है कितना, 1.5 बराबर प्रकाश की चाल, निर्वात प्रकाश की चाल हमें C1 निकालना। निर्वात प्रकाश की चाल दिया हुआ है, C1 का मान दिया हुआ है 3.0 गुणा 10⁸ और बटे C2 हमें निकालना है। तो C2 बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 गुणा 10⁸ और बटे 1.5। देखो पॉइंट हटा लीजिए, ये हो जाएगा 30 गुणा 10⁸ और बटे 15। 15 से कट गया 2, तो ये आ गया कितना, 2 गुणा 10⁸, 2 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये प्रकाश की चाल आ गई। तो इस तरीके से ऐसे प्रश्नों को हल करते हैं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा आ गया, ऑप्शन हमारा आ गया डी, 2.0 गुणा 10⁸, ऑप्शन नंबर डी हमारा आ गया, 2.0 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक लेंस से 0.2 मीटर की दूरी पर रखी वस्तु के आभासी प्रतिबिंब का आवर्धन 0.5 है। तो लेंस कैसा होगा, 0.2 मीटर दूरी फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस होगा, क्योंकि प्रतिबिंब का आवर्धन दिया हुआ है 0.5। वस्तु दे रखी कि 0.2 मीटर की दूरी पर वस्तु रखी, तो लेंस कैसा होगा उसका, 0.2 मीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 5 मीटर है, इसकी क्षमता कितनी होगी, P बराबर 1/f। 5 मीटर दिया हुआ है, तो ये जगह आपके पास फोकस दूरी है, तो क्षमता P बराबर होता है 1/f यानी कि 100/5। 5 दूनी 10, 500। तो ये मीटर में दिया हुआ है पहले से ही, तो 100 से भाग कर लेंगे। तो इसको ऐसे रखते हैं, ये हमारे पास है P बराबर 1/f। अब P बराबर हो गया 1/5। अब इसको भाग करेंगे तो ये आएगा 0.2 डी। तो ऐसे इसको निकालते तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो गया, ऑप्शन हो गया हमारा बी। तो बी में जो है दिया हुआ है 0.2। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास, किसी दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा व आकार में कुछ छोटा बनेगा। कब, जब दर्पण कैसा होगा, वो जब दर्पण अवतल दर्पण होगा तब उसका प्रतिबिंब जो है वास्तविक, उल्टा व आकार में कुछ छोटा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं की फोकसित कर सकता है। ऐसा होने का कारण है समंजन, यानी कि मानव नेत्र जो है अगर कोई वस्तु दूर है या पास है उसको देखने के लिए अपनी आंखों को समायोजित करता है, उसे कहते हैं समंजन क्षमता। तो वो कहलाती है नेत्र की समंजन क्षमता। ऑप्शन हमारा बी सही हो गया। नेक्स्ट है, मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, स्वस्थ आँख के लिए दूर बिंदु होता है। स्वस्थ आँख के लिए दूर बिंदु कहाँ हो, अनंत पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, स्वस्थ आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। देखो बड़े मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है। स्वस्थ नेत्र का निकट बिंदु होता है या स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी किसे कहते हैं, या एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है। तो यह दूरी होती है प्यारे छात्रों 25 सेमी। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऐसे प्रश्नों को आप अच्छे तरीके से याद कर लें। नेक्स्ट दिया हुआ है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु होता है। दूर बिंदु होता है कहाँ से, अनंत पर होता है, अनंत से कम दूरी पर ये दूर बिंदु है। दूर दृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है, कहाँ बनता है, रेटिना के पीछे, क्योंकि दूर दृष्टि दोष है जिसमें दूर की वस्तु साफ दिखती है लेकिन पास की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती। तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना के
पीछे बनता है। नेक्स्ट दिया हुआ है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जा सकता है। के द्वारा परिवर्तन किया जाता है? पक्षमापी मांसपेशियों के द्वारा। नेक्स्ट है प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। लाल रंग के प्रकाश के लिए सबसे कम होता है। प्रिज्म द्वारा विचलन अधिकतम होता है। कौन से रंग के लिए अधिकतम होता है प्रिज्म द्वारा विचलन? बैंगनी रंग के लिए प्रिज्म द्वारा विचलन सबसे अधिक होता है। विचलन का मतलब है किरणों का मुड़ना है, किरणों का घूमना। नेक्स्ट प्रश्न है निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति की यह दोष दूर करने के लिए किस लेंस या दर्पण का उपयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष के लिए करते हैं अवतल लेंस का प्रयोग। चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है कैसा? काला। क्यों दिखाई देता है काला? क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है और प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है, इसलिए आकाश काला दिखाई देता है। प्रकाश का वेग सबसे अधिक किस माध्यम में होता है? प्रकाश का वेग जो है निर्वात में सबसे, इन माध्यमों की अपेक्षा जो इसमें दिए गए इनकी अपेक्षा निर्वात में सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। कौन से रंग के में होता है? कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है बैंगनी रंग के लिए। बैंगनी रंग के लिए अधिकतम होता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी ऑप्शन सही हो गया। अब इसमें आगे एमसीक्यू चलते हैं विद्युत वाले। इन्हें आप याद करें। विद्युत आवेश का मात्रक क्या है? कूलाम। एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है? विद्युत आवेश का एम्पियर सेकंड। एक प्रोटॉन पर विद्युत आवेश की मात्रा होती है, कितनी होती है? 1.6 × 10⁻−19 कूलाम होती है। एक प्रोटॉन पर विद्युत आवेश की मात्रा 1.6 × 10⁻19 कूलाम ऐसी होती है इलेक्ट्रॉन पे। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक है, या किसी विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर है। किसी चालक में धारा का प्रवाह होता है इलेक्ट्रॉनों के द्वारा। प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। ये बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट 13 में, 17 में, 20 में और 21 में आया हुआ है। प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। नेक्स्ट है 1 माइक्रो ओम का मान होता है 10⁻⁻6 ओम। ओम के नियम का सूत्र क्या है? V = IR। तो इसे आप याद रखें, V = IR। ओम का नियम क्या है? यदि किसी चालक की प्रारंभिक अवस्थाएं न बदलें तो बहने वाली धारा का मान और विभवांतर का अनुपात एक नियतांक होता है, यानी कि V = IR। इसमें दिया हुआ है ऑप्शन हमारा सी हो गया। किसी तार की लंबाई उसकी प्रारंभिक लंबाई के 3 गुनी करने पर उसका प्रतिरोध कितना होता है? 9 गुना। नेक्स्ट दिया हुआ है ताप बढ़ने पर किसी चालक का विद्युत प्रतिरोध बढ़ता है। प्रतिरोध का मतलब होता है विद्युत धारा के रास्ते में रुकावट पैदा होना। अगर मान लिया तार का प्रतिरोध, ताप बढ़ गया, वो अधिक गर्म हो गया, तो प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। प्रतिरोधों के समांतर संयोजन में समान क्या होता है? देखो हमने समझा रखा है, आपको लाइव क्लास में समझाया था। समांतर क्रम में होती है विभवांतर समान होता है, और श्रेणी क्रम में धारा समान होती है। 4 ओम प्रतिरोध वाले n चालक पर समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 4/n। क्योंकि समांतर क्रम में होता है 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। अगर सारे n हो तो n/R1 + n/R + n/R, तो 4 हैं दिए हुए, तो 4/n हो गया। अब देखिए नेक्स्ट, प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा गया। इन टुकड़ों को फिर पार्श्व क्रम में संयोजित कर देते हैं। यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R है तो R/R का अनुपात क्या हो गया? कितना हो गया? 25। क्यों? क्योंकि हमने इसके 5 बराबर भाग करे, इसलिए तुल्य प्रतिरोध हमारे जोड़े गए पार्श्व क्रम में। तो कितना हो गया? टोटल 5 भागों हो गया 25। सारों को जोड़ते हैं, उनका अनुपात। यदि R प्रतिरोध के 2 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तथा एक R प्रतिरोध को इसके श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो परिणामी प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 3R/R। यानी कि 2 समांतर में है। समांतर का मतलब 1/R + 1/R, ये हो गया 2/R, और प्लस R को इसमें और जोड़ दिया, तो ये 2 और 1 3R/2 हो जाएगा। देखो इसको आप जो है इस तरीके से समझिए। जैसे ही आपके पास दिया हुआ है 3 प्रतिरोध हैं, किस क्रम में है? तीनों के तीनों हमारे पास 2 श्रेणी क्रम में है। एक R आपका ये हो गया, एक R आपका ये हो गया, तो जुड़ के ये आपका 2R हो गया। अब 2R आपका ये हो गया प्लस
1/r आपका ये हो गया। तो इस तरीके से जो है ये हो जाएगा। अब देखिए इसको इसको दोनों को जोड़ा हमने किस क्रम में, 1/2r और 1/r, तो 2r इसका एलसीएम आ गया। तो ये हो गया आपके पास r1 + 2 यानी कि 3/2r। तो ये हो गया आपके पास कितना हो गया, 2/3 यानी कि 2r/3। तो इस तरीके से जो है इसका ये अनुपात आपके पास आ गया 3r/2। देखो इसको दोबारा समझिए, दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़े 1/r + 1/r, तो ये दोनों जुड़ के हो गए हमारे पास 2/r। अब 2/r का हो गया r/2 और प्लस r, अब ये जोड़ दिए हमें श्रेणी क्रम में, इसका बटा 1 कर लो, तो ये हो गया 2 लघुत्तम आ गया। तो r प्लस ये हो गया 2r, तो 2 और 1 ये हो गया 3r/2। तो इस तरीके से आएगा आपका 3r/2। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो गया, सी ऑप्शन हमारा सही हो गया। नेक्स्ट दिया हुआ है 1 किलोवाट घंटा मात्रक है, किसका 1 किलोवाट घंटा मात्रक, विद्युत ऊर्जा का। नेक्स्ट है यदि एक विद्युत बल्ब पर 12 वोल्ट 30 वाट लिखा है तो उनमें प्रवाहित धारा का मान कितना होगा, 2.5 एम्पियर, क्योंकि सूत्र आपके पास ओम के नियम से V = IR, R = V/I। देखो V का मान 30, तो इस तरीके से जो है हम इसका मान निकालते हैं। इसमें दिया हुआ है V = 12 वोल्ट, P = 30 वाट, हमें निकालना बहने वाली धारा I बराबर ये हो जाएगा आपके पास P/V, यानी कि 30/12 भाग करिए, 12 दूनी 24, बच गया 6, 12 पंजे 60, 2.5 एम्पियर आ गई। तो देखिए 2.5 हमारा कौन सा ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। ये हो गया हमारा 2.5 एम्पियर, ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो गया। तो इस तरीके से जो है आप इनको हल करके देख सकते हैं। एक बल्ब पर 220 वोल्ट 100 वाट लिखा है, उसके तंत्रु का प्रतिरोध R, देखो R बराबर होता है वही V/I, तो कितना हो जाएगा V²/R। तो ये ऐसे सूत्र लगाने के बाद में आप इसको हल कर सकते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा 484 ओम। आप इनको हल करके देखिए। नेक्स्ट है विद्युत ऊर्जा या एक विद्युत यूनिट बराबर है, किसे कहते हैं यूनिट, यूनिट का मतलब होता है किलोवाट घंटा। घरेलू उपयोग के लिए 2.30 रुपये प्रति यूनिट है, तो यूनिट कितनी हो जाएगी, 1 किलोवाट प्रति घंटा। आप इसकी गुणा करके निकाल लीजिए। अगर 2.30 रुपये है, 1 किलोवाट घंटा और जूल में संबंध कितना होता है, 3.6 × 10⁻⁶ जूल। 1 किलोवाट घंटा में 3.6 × 10⁻⁶ जूल होते हैं, इसे आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट है एक अशक्ति बराबर होती है 746 वाट के। नेक्स्ट है एक मैन से R1 R2 प्रतिरोधों के 2 तार समांतर क्रम में जोड़े गए, इनमें प्रवाहित धारा I1 I2 हो, प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा H1 H2 है, तो कौन सा सही हो जाएगा ऑप्शन, H1/H2 = R1/R2। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इसे आप निकाल कर देख लीजिए। एक विद्युत हीटर की सामर्थ्य 0.5 किलोवाट है, 20 मिनट में उपयोग लाया गया उत्पन्न ऊष्मा कितनी होगी, तो यह जाएगा 6 × 10⁵ जूल। आप जो है इसको निकाल कर देख सकते हैं। किलोवाट को पहले बदल लीजिए आप 1000 से मल्टीप्लाई करके वाट में, 20 मिनट है, मिनट को बदल लीजिए सेकंड में, 20 मिनट की 60 तो गुणा करके सेकंड हो जाएंगे, तब उत्पन्न ऊष्मा H बराबर आपका निकल जाएगा वही P × समय T। तो P की और T गुणा करने के बाद ये जाएगा 6 × 10⁵ जूल आपका निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपके पास, दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है, किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर समांतर क्रम में संयोजित किए गए। श्रेणी क्रम समांतर क्रम में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात होता है 1:4, इसे याद रखना। नेक्स्ट है बिजली के बल्ब में फिलामेंट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फिलामेंट बना होता है टंगस्टन धातु का बना होता है बिजली के बल्ब का, इसे जो है याद कर लियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीटर का तार बना होता है कि धातु का बना हो, नाइक्रोम का।
विद्युत सामर्थ्य P का सूत्र क्या है, P बराबर VI। दो बल्बों की सामर्थ्य 60 और 100 वाट है, दोनों 220 वोल्ट पर कार्य करते हैं। इनके प्रतिरोधों का अनुपात निकाल लीजिए। तो प्रतिरोधों का अनुपात निकालेंगे, ओम के नियम का प्रयोग करके आप इसे निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा 5/3। समान विद्युत शक्ति के ताप दीप्त बल्ब और हीटर में किसमें अधिक प्रकाश उत्पन्न होता है। देखो, ताप दीप्त बल्ब और हीटर दोनों में, तो अधिक प्रकाश किसमें होगा, बल्ब में होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। तो P हो गया I/R²। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ऐसे आप निकाल कर देख लीजिए। किसी विद्युत बल्ब का अनुमतांक 220 वोल्ट और 100 वाट उसकी सामर्थ्य है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होगी। तो आप जो है P बराबर VI, V बराबर I² ऐसे विद्युत धारा के फार्मूलों को प्रयोग करके इस प्रश्न को निकाल लिया होगा। 50 वाट P का मान हमें निकालना है। देखो, नेक्स्ट दिया हमारे पास, किसी परिपथ A और B के बीच बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालना। देखो, ये दो प्रतिरोध हमारे हैं समांतर क्रम में, तो 1/1 और 1/1 हो गया 2, 1/1 और 1/1 कितना हो गया हमारे पास, ये हो गया 2/1, यानी कि 2 हो गया। अब इन दोनों के साथ ये हमारा है श्रेणी क्रम में। अब श्रेणी क्रम में इन दोनों को जोड़ लीजिए। दोनों को जोड़ने के बाद हमारा आता है, देखो इसमें जो आता है हमारे पास 1/1 और 1/2, तो इसका आ गया 2 और ये तो 2.5 हो गया। ऑप्शन हमारा ए सही हो गया। ये ऑप्शन, इसमें मिस्टेक है। नेक्स्ट है, विद्युत ऊर्जा इकाई है, के की इकाई है वाट सेकंड। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत शक्ति को सही निरूपित करता है। तो विद्युत शक्ति का हो गया P बराबर VI। तो ये ऑप्शन इसका ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ओम के नियम के अनुसार विभवांतर में धारा के बीच ग्राफ होगा। एक सरल रेखा प्राप्त होती है। ओम के नियम से आपके घर की टीवी पर एक LED इंडिकेटर लगा है जो इतने वोल्ट और इतने MA पर कार्य करता है। इसकी शक्ति P बराबर VI के फार्मूले से आप इसको निकाल लियो, दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी। नेक्स्ट दिया हुआ है, 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल के सेल को आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है, तो सेल से प्राप्त धारा का अधिकतम मान होगा 0.5 एम्पियर। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है, सभी बिंदुओं पर समान होता है। एक गतिमान आवेश कण उत्पन्न करता है, बड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट है। 13, 14, 16, 20 और 21 में लगातार आया हुआ है। क्या उत्पन्न करता है, चुंबकीय व विद्युत क्षेत्र, ये दोनों को उत्पन्न करता है। नेक्स्ट है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है न्यूटन बटा एम्पियर मीटर या टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक वेबर बटा मीटर स्क्वायर है। ये 2-3 मात्रक हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के, हैं दोनों। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है, कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है। तो इसमें ऑप्शन जो भी है, ऑप्शन ये दिया हमारे पास न्यूटन बटा एम्पियर मीटर की घात 2, ये चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है। बाकी तीनों हैं, टेस्ला, गॉस, वेबर बटा मीटर स्क्वायर, ये सभी चुंबकीय क्षेत्र के। नेक्स्ट दिया हुआ है, वेबर किस राशि का मात्रक है, चुंबकीय फ्लक्स का। टेस्ला बराबर होता है 1 वेबर बटा मीटर की घात 2 का। एक इलेक्ट्रॉन का वेग v एक समान चुंबकीय क्षेत्र b के लंबवत गति कर रहा है। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल होगा F बराबर EVB। इसे पक्का याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी धारावाही चालक में बहने वाली धारा I और लंबाई I को लंबवत b तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया, उस पर लगने वाला बल F बराबर होगा IBL। नेक्स्ट है, BA और फाई के बीच चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्षेत्रफल फ्लक्स में संकेत है। तो सूत्र है हमारे पास फाई बराबर BA, चुंबकीय फ्लक्स का सूत्र है फाई बराबर BA। नेक्स्ट है, तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी कर रही है। कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है। तो कुंडली के आधे घूमने के बाद उसमें परिवर्तन होता है। नेक्स्ट है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण में एक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल अनुक्रमानुपाती होता है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो गया। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है, क्या है, जनित्र, जिसे बोलते हैं जनरेटर, जिससे विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं। किसी AC और DC जनित्र में एक मूलभूत अंतर क्या है। देखो इनमें अंतर दिया हुआ है। AC जनित्र में सर्पी वाले होते हैं
और डीसी में विभक्त वाले होते हैं। तो यही केवल इसमें डिफरेंस है। नेक्स्ट है डायनामो उत्पन्न करता है विद्युत वाहक बल, जिससे विद्युत धारा उत्पन्न होती है। डायनामो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, जिसे छोटा जनरेटर भी कहते हैं। विद्युत मोटर के परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट है परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र के कारण किसी चालक में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा की दिशा का आकलन निम्नलिखित किस प्रकार से किया जाता है। कौन से नियम से करते हैं? दाएं हाथ के अंगूठे के नियम से। नेक्स्ट है लघु पतन के कारण परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? लघु पतन के कारण विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो इस तरीके से जो है ये आपके MCQ है। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते? सौर ऊर्जा का प्रयोग जो हम उस दिन नहीं कर सकते जिस दिन बादलों वाले दिन होता है। बाकी दिनों में हम सौर ऊर्जा का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है जितने ऊर्जा स्रोत हम उपयोग में लाते हैं उनमें से अधिकांश सौर ऊर्जा को निरूपित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत अंततः सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं है? तो कौन सा है? नाभिकीय ऊर्जा। ये सौर ऊर्जा से उत्पन्न नहीं है। बाकी भूतापीय ऊर्जा भी है, पवन ऊर्जा भी है, जैव मात्रा भी है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? तो उत्तर कौन सा है इसका? नाभिकीय ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है। जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत क्या है? कोयला और पेट्रोलियम। नेक्स्ट दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन से समूह में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ है? जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कौन सा है? C और D ऑप्शन दिए हुए हैं। C है फलों के छिलके, केक एवं नींबू का रस, और केक लकड़ी एवं घास। तो C और D ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? तो आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं कौन? देखो पहले घास को खाती है बकरी तथा मानव। तो ये आहार श्रृंखला को निरूपित करते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन से या कौन सा पर्यावरण मैत्री व्यवहार कहलाता है या कहलाते हैं? तो कौन से हैं? सब के सब हैं, उपयुक्त सभी हैं। बाजार जाते समय खरीदे गए सामान को रखने के लिए कपड़े का थैला ले जाना, ये भी मैत्रीपूर्ण है, पर्यावरण के से संबंधित है। अनावश्यक ऊर्जा खर्च बचाने के लिए लाइटों तथा पंखों का स्विच बंद करना, ये भी सही है। वाहन के बजाय विद्यालय तक पैदल जाना, ये भी सही है। इसलिए उपयुक्त सभी कारण सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास दिए हुए हैं ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों के नाम लिखिए। ऊर्जा के विभिन्न स्रोत कौन कौन से हैं? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा तथा नाभिकीय ऊर्जा आदि। ऐसे दो ऊर्जा स्रोतों के नाम लिखिए जिन्हें आप सामान्य मानते हैं। कोयला पेट्रोलियम ऊर्जा के सामान्य योग्य स्रोत हैं क्योंकि यदि वे पुनर्स्थापित भी हो जाएं तो इस प्रक्रिया में लाखों वर्ष